Hello everyone, welcome back to UPSC Pariksha. Myself Jay Sharma, and today we have came up with a new chapter of NCERT Economics Class 12, that is National Income Accounting. इससे पहले हम क्लास 9, 10, 11 कंप्लीट कर चुके हैं. हम इनफैक्ट क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर चुके हैं. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जो पहला चैप्टर समझा था दैट वाज इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से मैक्रो लेवल पे, दैट मीन्स एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, कि मनी सप्लाई इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस राइज को इम्पैक्ट करता है. राइट, सो दैट मीन्स कि अपर लेवल पे किस तरीके से टोटल जो ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस एम्प्लॉयमेंट है, ग्रॉस इन्फ्लेशन है, वो लोकल लेवल पे इम्पैक्ट करता है. सो दैट मीन्स जो स्टडी है इकोनॉमिक्स की वो मैक्रो लेवल पे हो रही है. इससे पहले हमने माइक्रो लेवल पे पढ़ी थी. राइट, तो आज के इस क्लास में हम फर्दर चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, दैट इज द नेशनल इनकम अकाउंटिंग. ओके, सो जो इनकम है हमारी नेशनल इनकम, वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो है जो जीडीपी से हम डिराइव करते हैं. राइट, सो दैट मीन्स कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें समझेंगे दैट व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, हाउ आर वी कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और हम क्या मेजर्स ले रहे हैं टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम. यानी कि वी विल बी एक्सप्लोरिंग थ्री काइंड ऑफ क्वेश्चन. फर्स्ट इज व्हाई, सेकेंड इज हाउ, एंड थर्ड इज व्हाट. तो ये तीनों को ही हम एक्सप्लोर करेंगे. तो अगर मैं ब्रीफली बोलूं दैट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो मेन क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है दैट व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग, हम इसको कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं. तो इसका बेसिक सिनेरियो ये होता है कि हम कोई भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं हमारी इकोनॉमी में टू फिगर आउट दैट कि हम कितने हेल्दी है, दैट हमारी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा हेल्दी है. तो हेल्दी ये कौन से सिनेरियो पे हो जाएगी, दैट मीन्स ये बताएगा कि क्या हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग है. ओके, क्या हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट है, या फिर क्या हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है. सो दैट मीन्स व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, टू फिगर आउट दैट हम एक हेल्दी इकोनॉमी है या नहीं, जिसमें हम फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या हमारी ग्रोइंग है, क्या हमारी स्टेगनेंट है, या क्या हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन हो चुकी है. तो इसके बेसिस पे जब मैं क्वेश्चंस आंसर करूंगा, सो दैट मीन्स जब आप ये चीज़ समझ जाओगे कि दैट हाँ हमारी इकोनॉमी, जब वाई का कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, दैट वाई आर वी कैलकुलेटिंग और यूजिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग, क्योंकि हमें ग्रोइंग, स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग ये चीज़ फिगर आउट करनी है. सो दैट मीन्स आफ्टर डूइंग दिस थिंग यू विल बी एबल टू आंसर थ्री काइंड ऑफ क्वेश्चन. राइट, थ्री काइंड ऑफ क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दैट्स कि अगर हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग है या स्टेगनेंट है या डिक्लाइनिंग है, तो दैट मीन्स आर वी प्रोड्यूसिंग इनफ, क्या हम इनफ चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं. दैट मीन्स कि जो हमारा टोटल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन है, क्या वो इनफ हो रहा है. देन जो भी हमने वेल्थ अर्न कर रहे हैं, द वेल्थ जो अर्न हो रही है, क्या वो इक्विटेबल वे में शेयर हो रही है. ओके, जो थर्ड क्वेश्चन हम इससे आंसर कर पाते हैं दैट इज कि जो भी लोग इनकम अर्न कर रहे हैं एंड जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, क्या ये हमारी इकोनॉमी के लिए सस्टेनेबल है या नहीं. राइट, सो कहने का मतलब क्या है कि व्हेन वी आर टॉकिंग दैट व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, दैट मीन्स कि मेरे को ये फिगर आउट करना है कि मैं कितना हेल्दी हूं. तो अगर मेरी इकोनॉमी में मैं हेल्दी, किससे पता चलेगा कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं स्टेगनेंट हूँ या मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ. तो ये जब मैं ग्रो, स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग का कॉन्सेप्ट समझ पाऊंगा तो मैं बता पाऊंगा कि दैट क्या मैं इनफ चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्या जो वेल्थ हम अर्न कर रहे हैं वो इक्विटेबली पूरी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और क्या इनकम और एक्सपेंडिचर एट प्रेजेंट जो लोग कर रहे हैं, क्या ये फ्यूचर में सस्टेनेबल है ताकि हम एक ग्रोथ मेजर पे आ सके. राइट, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वाई. अगर हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं टू अंडरस्टैंड दैट हाउ आर वी कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, दैट हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो यहां पे हम कह सकता हूं कि वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में, जिसमें हम पहली चीज देखते हैं कि हम ट्रैक करते हैं दैट हमने प्रोडक्शन कितना किया है ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज. राइट, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग.
सेकेंड चीज जो मैं देख रहा हूं कि ये प्रोडक्शन, मतलब एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि पहले प्रोड्यूसर बोल रहा है कि आप चीज प्रोड्यूस करो, राइट, फ्रॉम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने चीजें प्रोड्यूस करी है, फिर प्रोड्यूस करने के बाद मैं कह रहा हूं कि वो प्रोडक्शन को मैंने सेल किया है, तो उसके बेसिस पे मैंने इनकम कितनी अर्न करी है, राइट। सो दैट मीन्स दिस इज द सेकेंड मेजर जिसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि मैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकता हूं। जो थर्ड आ जाता है दैट इज कि जो भी प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया है गुड्स का, उसको बेच के जो इनकम लेके आया है, सो वो इनकम से वो खुद के लिए एक्सपेंडिचर कितना करेगा। सो दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 टाइप के मेथड्स है जो हमने समझे हैं हमारे स्कूल टाइम में। दैट मीन्स कि प्रोडक्शन यानी कि हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं विद द प्रोडक्शन मेथड, कि प्रोडक्शन हो गया, या फिर हम कह रहे हैं कि वैल्यू एडेड मेथड हो गया, उससे हम कह रहे हैं, राइट। सेकेंड मेथड हो गया कि क्या कि जो मैंने प्रोडक्शन अर्न किया है मैं उसको बेच के कितना इनकम ला रहा हूं, सो दैट मीन्स दी इनकम मेरी कितनी है, सो दैट इज कि मैं जीडीपी कैलकुलेट कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम मेथड। फिर थर्ड आ जाता है कि वो इनकम को मैंने यूज किया है क्या टाइप के एक्सपेंसेस करने में, तो उस पर कैलकुलेट किया जाता है दैट मेरा एक्सपेंडिचर मेथड क्या है टू कैलकुलेट दी जीडीपी। ओके, तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाउ आर वी कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। पहला कि मैंने कितना प्रोडक्शन किया है, राइट। दूसरा वो प्रोडक्शन को बेच के मैंने कितनी इनकम करी है। तीसरा वो इनकम जो अर्न करी है मैंने, उससे मैंने कितना एक्सपेंडिचर किया है इकोनॉमी में। तो ये तीनों चीजों से मेरे को पता चलता है दैट हाउ आर वी कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, राइट। वेयर एज जो इसका नेक्स्ट चीज जो हम एक्सप्लोर करेंगे दैट इज व्हाट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, राइट। यानी कि यहां पे ऐसा हो जाता है दैट व्हाट आर वी मेजरिंग एग्जैक्टली, हम क्या चीजें मेजर कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि वी आर मेजरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। व्हाट एग्जैक्टली जीडीपी मींस द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि द टोटल वैल्यू, right, not the total number of goods, the total value of goods and services produced in a year। यानी कि आप सिर्फ एक गुड को प्रोड्यूस कर रहे हो और उसकी वैल्यू नहीं है कोई इकोनॉमी में, सो दैट इज नॉट अ जीडीपी, वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। अब वो गुड जो प्रोड्यूस कर रहे हो और उसकी इकोनॉमी में वैल्यू हो रही है, तो वो गुड को वो कंसिडर करते हैं एज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से, राइट। सो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि व्हाट आर वी मेजरिंग, वी आर मेजरिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ ईयर। ठीक है, अब इसको किस किस सिनेरियो से इसको मेजर किया जाता है। जैसे पहला सिनेरियो हम एक्सप्लोर करेंगे दैट विल बी द फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। सेकेंड सिनेरियो हम ऑब्जर्व करेंगे दैट विल बी द बेसिक प्राइस, एंड जो थर्ड सिनेरियो हम ऑब्जर्व करेंगे दैट विल बी दी मार्केट प्राइस। यानी कि मैं तीनों डायमेंशंस को एक्सप्लोर करूंगा, फैक्टर कॉस्ट क्या है, बेसिक प्राइस क्या है और मार्केट प्राइस क्या है। एंड अबव ऑल मैं जीडीपी को और बेटर वे में कॉम्प्रीहेंड करूंगा, जहां पे मैं देख रहा हूं कि जीडीपी में दो चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन। तो जब मैं इन्फ्लेशन पे आ जाऊंगा तब मैं देखूंगा कि there are two kinds of GDP. First is the nominal GDP and second is the real GDP. Right? तो ये सभी चीजें मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा और ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो जैसे हमने डिस्कस किया, इट इज द टोटल वैल्यू, कि जो टोटल वैल्यू है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है एक इकोनॉमी में इन अ पर्टिकुलर पीरियड। तो यहां पे मेजरली रखा जाता है 1 फाइनेंशियल ईयर, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है एज द जीडीपी, राइट। तो जैसे हमने समझा कि इसका पर्पस क्या है, इट्स पर्पस इज ट्रैकिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है वहां पे, राइट। ये इनफैक्ट ये भी कंपेयर करता है कि एक इकोनॉमी का जो ग्रोथ हो रहा है वो पिछले 5 साल में कितना था, और ये 5 साल में जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स है लाइक चाइना है वो कितना ग्रो कर रहा है, राइट। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम खुद को कंपेयर भी कर रहे हैं। तो जब हमें ये पता चलता है कि हमारे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो रही है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि सेक्टर वाइज देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ग्रो हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ग्रो हो रहा है, या सर्विस सेक्टर इतना ग्रो हो रहा है, तो वो हमें क्या बता रहा है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बता रहा है।
फर्स्ट थिंग। फिर सेकंड थिंग ये बता रहा है कि हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो पिछले 5 साल में कितनी हुई है और बाकी कंट्रीज की क्या ग्रोथ चल रही है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक डेटा मिलेगा, वो डेटा का आप यूज करोगे इन फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी, यानी कि जो भी पॉलिसीज आप बनाओगे उसके फॉर्मुलेशन में ये डेटा यूज किया जाएगा, राइट। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का जीडीपी है इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 वो ₹315.73 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट किया गया है। सो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज जस्ट अ फैक्ट, यानी कि एक वैल्यू एडिशन जो आप एड ऑन कर सकते हैं, राइट। सो इफ यू फर्दर मूव फॉरवर्ड, जहां पे हम वेरियस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट समझेंगे जो नेशनल इनकम में यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर पहला आ जाता है फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब ये होता है कि जब आप एक मान लीजिए कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हो, तो जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करोगे तो वहां पे आप एक कार का मैन्युफैक्चरिंग करते हो। अब जब एक कार का मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप सबसे पहले रॉ मटेरियल्स लेते आते हो। अब रॉ मटेरियल से आप इंटरमीडिएट गुड्स बनाते हो, राइट। इंटरमीडिएट गुड्स बनाओगे और ये इंटरमीडिएट गुड्स का आप यूज करोगे टू मेक द फाइनल गुड, ओके। तो इस तरीके से गुड्स को डिफाइन किया जाता है। सो दीज आर द टाइप ऑफ गुड्स, यानी कि कार की मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो वहां पे जो फाइनल कार जब मैन्युफैक्चर हो जाती है तो उसको फाइनल गुड कहा जाता है। दैट मीन्स अ कार परचेज बाय अ हाउस होल्ड। वेरएज इंटरमीडिएट गुड्स होती है कि जो कार के अंदर जो पार्ट्स यूज किए गए हैं, जो उसको असेंबल करके पूरी कार बनती है, तो वो हर एक पार्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जहां पे वो टाइप के पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं उनको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल जो स्टील यूज होता है इन कार मैन्युफैक्चरिंग उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाएगा, और जो फाइनल कार बन जाएगी जो आप यूज कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, जो कंज्यूमर को हम बेच सकते हैं, वो एक फाइनल गुड के नाम से कहा जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर कार का एक कार मैन्युफैक्चरर ने कई सारा कार का स्टॉक रखा हुआ है, तो उसको कहा जाता है स्टॉक, कि वो एक स्टॉक है, यानी कि जैसे कोई मेजर किया जाता है एट ए स्पेसिफिक टाइम, यानी कि एक साल के लिए उसने कितना ज्यादा स्टॉक रखा गया है ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग का, उसको स्टॉक कहा जाता है। फिर वो स्टॉक को वो यूज करता है फॉर सेलिंग, राइट, कि उसे हमने मार्केट में उतार दिया, उसको सेल करने लगता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि उसका फ्लो स्टार्ट हो गया। सो दैट मीन्स कि एक मेजर ऑफ पीरियड पे टाइम वो कैलकुलेट किया जाता है कि ये टाइम पे कितनी कार जो मैन्युफैक्चर्ड है वो मार्केट में आ चुकी है और वो एक फ्लो में आ गया है। सो दैट मीन्स दैट इज अ फ्लो गुड हो गया, ओके। फिर आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। नाउ डेप्रिसिएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब मैं कार यूज कर रहा हूं, राइट, जब मैं कार यूज कर रहा हूं तो रोड पे खड्डे हैं, तो खड्डे में जब कार जा रही है तो उसमें देख रहा हूं कि उसका बियरिंग थोड़ा लूज हो जा रहा है, राइट, कोई ना कोई तरीके का डैमेज आ जा रहा है, इंटरनल डैमेज हो जा रहा है। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि वो कार का वियरिंग एंड टीयरिंग हो रहा है, यानी कि जो वियरिंग और टीयरिंग हो गया है वो पर्टिकुलर कार का। अब जब मैं उसको सेल करूंगा आफ्टर द यूज ऑफ 2 years, 2 साल बाद मैंने जो कार परचेज करी थी, लेट्स से 10 लाख में करी थी, अब जब मैं उसको 2 साल बाद वापस बेचूंगा तो उसमें क्या कैलकुलेट किया जाता है, उसके अंदर वियर एंड टीयर कैलकुलेट किया जाता है, कि जो कैपिटल गुड है उसके अंदर वियर एंड टीयर कैलकुलेट किया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंगली बताया जाएगा कि ये कार की जो वैल्यू है वो हर साल 5% या 7% से डिक्रीज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जो वैल्यू डिक्रीज हुई है दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, यू आर रिप्लेसिंग वॉर्न आउट मशीन्स इन अ टेक्सटाइल फैक्ट्री, कि आप अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्री में जो वॉर्न आउट मशीन्स है उसको रिप्लेस करोगे और उसके जगह नया मशीन लेके आओगे। आपने वॉर्न आउट मशीन को क्यों रिप्लेस कर दिया? क्योंकि वो डेप्रिसिएट हो गए, उसमें वियर हो गया और उनमें टीयर हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, राइट। देन आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक सर्कुलर मोशन में चलता है। जैसे कि आपने इनकम अर्न करी है, ठीक है, अब वो अर्न किया हुआ इनकम हाउस होल्ड ने अर्न करी है और फर्म भी अर्न करता है। सो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक सर्कुलर फ्लो ऑफ मोशन चल रहा है कि एक हाउस होल्ड है, ठीक है, एक हाउस होल्ड है, उसने कोई चीज परचेज करी है फर्म से,
राइट। नाउ ये फर्म कोई चीज परचेज करेगा फ्रॉम लेट्स से XYZ से, और ये XYZ कोई चीज परचेज करेगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाउस होल्ड से। तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है कि ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रहता है, कि इसलिए कहा जाता है कि इकोनॉमी में पैसा हमेशा घूमता रहना चाहिए। अगर पैसा घूमना बंद हो जाएगा तो वो इकोनॉमी ग्रो होना बंद हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे हाईलाइट की गई है। फिर इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट इज द टाइप ऑफ फ्लोज, की दो टाइप में मनी फ्लो होती है। एक तो होता है रियल फ्लो, जिसके अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं वो फ्लो करा जाता है, राइट। एंड देन आ जाता है मनी फ्लो, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर करते हैं इकोनॉमी में तो वो मनी फ्लो हो जाता है, राइट। सो रियल यानी गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मीन्स कि एनीथिंग दैट इज फिजिकल, राइट। मे बी अ टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों हो सकता है, क्योंकि सर्विसेज आर नॉन टेंजिबल, इनटेंजिबल होती है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि जब भी इकोनॉमी में ट्रेड होता है तो उसके अंदर कोई भी गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है विथ मनी, राइट, विद द मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज मनी, तो वो एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आ जाता है। तो एक हो जाता है रियल फ्लो, जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज जो सर्कुलेट होती है। फिर आता है मनी फ्लो, जिसके अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर सर्कुलेट किया जाता है, राइट। तो इसका एग्जांपल ये आ जाता है कि जो सर्कुलर फ्लो है इंडिया इकोनॉमी, ये इन्फ्लुएंस किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक मनरेगा, जिससे रूरल डिमांड को बूस्ट मिल रहा है। सो दैट इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ओके। नाउ इसके कई सारे सेक्टरल मॉडल है, जैसे पहला है टू सेक्टर मॉडल। नाउ टू सेक्टर मॉडल में क्या हो रहा है कि दो है, हाउस होल्ड है और फर्म्स है, यानी कि दो कैरेक्टर्स है यहाँ पे, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। अब हाउस होल्ड क्या कर रहा है कि हाउस होल्ड वो फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है, वो उनको लैंड दे रहा है, कैपिटल दे रहा है और लेबर दे रहा है, राइट। और इसके बदले में वो क्या कर रहे हैं कि जो भी लैंड लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं ये उनको कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज द हाउस होल्ड। वेर एज फर्म्स का यूज क्या होता है कि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके, और इन रिटर्न क्या कर रहे हैं कि ये फैक्टर प्रोडक्शन को वो रिटर्न में वेजेस दे रहे, रेंट दे रहे, इंटरेस्ट दे रहे या प्रॉफिट दे रहे वो सारे हाउस होल्ड को। सो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है वो दो पार्टीज के बीच में हो रहा है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। वेर एज देयर इज आल्सो थ्री सेक्टरल मॉडल। थ्री सेक्टरल मॉडल में ऐसा है कि हाउस होल्ड फर्म के साथ गवर्नमेंट का रोल भी आ जाता है, इन द रोल ऑफ टैक्सेस जो हाउस होल्ड और फर्म से लिया जाता है, राइट। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो रोड्स और डिफेंस वगैरह भी डालता है, एंड दे स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे डिमांड बूस्ट हो रही है, मटेरियल्स की इनकम हो रही है फॉर दी प्रोड्यूसर्स की, ठीक है। फिर आता है फोर सेक्टर मॉडल, जिसके अंदर हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड द एक्सटर्नल सेक्टर भी आ जाता है, राइट। सो दैट मीन्स हाउस होल्ड और फर्म्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इंगेज होते हैं, जिसका नेट एक्सपोर्ट एक निकलता है, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, जो हमारे फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। सो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है आईटी सर्विसेज व्हाइल इंपोर्टिंग द क्रूड ऑयल। तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसके अंदर इनफ्लो ऑफ इनकम आ रहा है, और जो इंपोर्ट कर रहा है उसके अंदर आउटफ्लो ऑफ इनकम आ रहा है, ओके। Now next is there are several methods for measuring national income. अब नेशनल इनकम को मेजर करने के वेरियस टाइप के वेज अडॉप्ट किए जाते हैं, मेथड्स किए जाते हैं। जैसे सबसे प्रोमिनेंट मेथड है प्रोडक्शन मेथड, दैट इज द वैल्यू एडेड मेथड। अब इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कि फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया है, ओके, फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया है और वो सेल कर रहा है एट ₹100। ये किसने खरीदा? ये मिल ओनर ने खरीदा, राइट। मिल ओनर ने गेहूं खरीदा एट ₹100 पे। तो जब मिल ओनर ने गेहूं खरीदा तो वो उससे क्या बनाएगा? आटा बनाएगा, दैट इज फ्लोर बनाएगा। अब ये आटे को बेचेगा एट ₹150 पे, ठीक है। यानी कि यहां पे पहले गेहूं का वैल्यू ₹100 था, अब वो गेहूं आटे में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वैल्यू एडिशन हो गया, तो वो ₹150 हो गया। फिर ये आटा किसने खरीदा? ये बेकरी ने खरीदा, ठीक है। ये बेकरी ने ₹150 में आटा खरीदा और इससे ये क्या बनाएगा? ये ब्रेड बनाएगा। अब ये ब्रेड सेल करेगा एट ₹250 में, ओके। यानी कि जो गेहूं की वैल्यू ₹100 थी उस पर वैल्यू एडिशन होते होते वो कितनी पहुंच गई? ₹250 पहुंच गई। यानी कि अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं कि जो फाइनल गुड्स का प्राइस था दैट वाज 150 और जो इनिशियल था दैट वाज 100, तो डिफरेंस आया
rupees 150. Now this rupees 150 is known as gross value added, कि ये एक gross value add हुआ है. दैट मीन्स अगर मैं वापस समझाता हूं एग्जाम्पल, कि एक फार्मर ने गेहूं प्रोड्यूस किया जिसको वो 100 रुपीज में सेल कर रहा है. ये गेहूं किसने खरीदा? एक मिल ओनर ने खरीदा. मिल ओनर ने वो गेहूं से आटा बनाया और वो बेच रहा है 150 रुपए में, यानी कि उसने वैल्यू एडिशन कर दिया. अब ये आटा किसने खरीदा? ये बेकरी ओनर ने खरीदा. अब बेकरी ओनर ने जो 150 रुपए में आटा खरीदा था उससे वो ब्रेड बना के 250 रुपए में बेच रहा है. तो जब ये 250 रुपए में बेच रहा है, दैट इज द फाइनल गुड, जिसकी वैल्यू थी पहले 100 रुपीज, बट जब वैल्यू एडिशन हो गया तो वो 250 रुपीज हो गया. तो जो डिफरेंस है दैट इज 150. दैट मीन्स ये 150 क्या है? ये ग्रॉस वैल्यू एडेड है, राइट. सो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है कि ये आपको ये बताता है कि जब आप वैल्यू एडिशन मेथड यूज करते हो तो दैट मीन्स आप क्या बता रहे हो कि एट ईच प्रोडक्शन स्टेज पे आपका कितना वैल्यू एडिशन हुआ है. और इसके चलते ये बता रहा है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी डबल काउंटिंग ये हटा दे रहा है, राइट. तो उसके चलते ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट मेथड माना जाता है टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, दैट मीन्स टू कैलकुलेट दी जीडीपी, राइट. सो ग्रॉस वैल्यू एडिशन इससे डिफाइन किया जाता है. ओके, सो अब हम सेकंड देखते हैं, दैट इज द इनकम मेथड. इनकम मेथड में क्या होता है कि ये देख रहे हैं कि हमारी वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये चारों को ऐड ऑन किया जाता है तो उससे हमारी नेशनल इनकम बन जाती है, पता चल जाती है. वेरेज इसमें हमने क्या देखा था वैल्यू एडिशन में, कि कितना वैल्यू एडिशन होता है उससे हमें हमारी नेशनल इनकम पता चलती है. यहां पता चल रहा है कि कितना हमने इनकम अर्न किया उससे हमारी नेशनल इनकम पता चल रही है. Whereas थर्ड आ जाता है दैट इज द एक्सपेंडिचर मेथड. दैट मीन्स कि यहां पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि नेट एक्सपोर्ट पता चल जाता है, तो वो हो जाता है एक्सपेंडिचर मेथड, राइट. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना. ओके, अब सवाल ये बनता है कि ये तीनों में से इंडिया कौन सा मेथड यूज करता है? तो इंडिया जो मेथड यूज करता है दैट इज द वैल्यू एडिशन मेथड. बट व्हाई नॉट इनकम मेथड एंड द एक्सपेंडिचर मेथड? क्योंकि जो इनकम मेथड है कि बहुत सारे हमारा 60% ऑफ इंडियाज इकोनॉमी बिलोंग टू इनफॉर्मल सेक्टर, जिनके वेजेस का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनके प्रॉफिट का भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. तो दैट मीन्स हमारे पास प्रॉपर डेटा ही नहीं मिलेगा जिसके बेसिस पे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे. तो हेंस हम किस पे कहते हैं कि आप जो प्रोडक्शन करते हो या जो वैल्यू एडिशन करते हो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि दैट ओके आपका इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, सो जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. सो अगर हम डिफरेंसेस देखते हैं तो जो प्रोडक्शन मेथड है वो फोकस किस पे कर रहा है? सेक्टोरल आउटपुट, ये फैक्टर इनकम पे, और ये स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे. ये इसका फॉर्मूला है आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, राइट. और की डेटा सोर्स हो जाता है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर डेटा. ये कॉर्पोरेट अर्निंग और वेजेस, ये सिर्फ कॉर्पोरेट का हमें पास डेटा होता है. और ये हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड ट्रेड डेटा, तो इसका भी हमारे पास इनकम्प्लीट डेटा रहता है, राइट. सो दैट मीन्स प्रोडक्शन मेथड में ये चैलेंज जो एड्रेस करता है वो डबल काउंटिंग, ये अनडॉक्यूमेंटेड इनकम के रहता है चैलेंज यहाँ पे, और यहाँ पे एक चैलेंज रहता है दैट इनकम्प्लीट डेटा है हमारे पास एक्सपेंडिचर का, कि लोग कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं रोज का, वो नहीं है डेटा इनके पास, राइट. तो अब सवाल ये बनता है कि जैसे हमने देखा कि दीज आर द मेथड्स, सो मेथड्स में हमने ये फॉलो किया दैट इज द वैल्यू एडेड मेथड. अब ये मेथड के बेसिस पे हम कुछ मेजर्स को कैलकुलेट करते हैं. अब स्टूडेंट के माइंड में हमेशा ये क्वेरी आता है कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो हम मेजर्स को क्यों यूज करें? यानी कि हम फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो नेशनल इनकम है, जो जीडीपी एट वैल्यू एडेड पे जो कैलकुलेट हो रहा है, उसके अंदर कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं बता रहा. वेरेज हमें पर्सपेक्टिव जानने की भी काफी ज्यादा जरूरत होती है. जैसे पहला आ जाता है कि प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव. अब प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि उसने यहां पे कितनी इनकम अर्न करी है, कितनी इनकम अर्न करी, यानी कि जिस फैक्टर पे उसने बेचा है दैट इज द फैक्टर कॉस्ट, उस पे कितनी इनकम अर्न करी है. सो दैट मीन इससे हमें प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव पता चलता है. फिर सेकंड आ जाता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव, कि यहां पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पर्सपेक्टिव भी कैलकुलेट करते हैं.
नाउ व्हाट एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव इन द सेंस, जैसे मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो प्रोडक्शन स्पेसिफिक होता है, यानी कि मैं प्रोडक्शन को लेके कॉस्ट क्या होता है कि प्रोडक्शन को लेके हमारे पास कितने टैक्सेस लगाए गए हैं और प्रोडक्शन को लेके हमें कितनी सब्सिडीज मिली गई है, तो उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है एक बेसिक प्राइस। फिर थर्ड आ जाता है इज द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। अब कंज्यूमर पर्सपेक्टिव में हम क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन से होके हम फाइनल प्राइस पे आते हैं कि जो गुड सर्विस प्रोड्यूस हुई उसका फाइनल प्राइस क्या है, यानी कि हम मार्केट प्राइस से उसको कैलकुलेट करते हैं। सो दैट मीन्स कि आफ्टर कैलकुलेटिंग जीडीपी एट द वैल्यू एडेड मेथड यानी कि प्रोडक्शन मेथड, उसके बाद में उसके कुछ मेजर्स होते हैं, जिसके अंदर पहला मेजर आ जाता है दैट इज द फैक्टर कॉस्ट, कि फैक्टर कॉस्ट हो गया, सेकंड मेजर हो गया बेसिक प्राइस हो गया, थर्ड मेजर हो गया मार्केट प्राइस। सो जो फैक्टर कॉस्ट है वो बताता है कि प्रोड्यूसर ने कितनी इनकम अर्न करी है, बेसिक प्राइस बताता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना रहा है, और मार्केट प्राइस बताता है कि कंज्यूमर को वो एट द एंड वो प्रोडक्ट क्या प्राइस में पड़ने वाला है। ओके तो ये सारी चीजों से ये कैलकुलेट किया जाता है। सो जो पहला है दैट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका एग्जांपल आता है वेजेस पेड टू वर्कर्स इन एग्रीकल्चर, जिसका फॉर्मूला है ग्रॉस वैल्यू एडेड, राइट। सो जो हमने फॉर्मूला यूज मतलब जो हम मेथड यूज करते हैं दैट इज द वैल्यू एडिशन मेथड, दैट इज अ ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उससे पता चल जाता है कि फैक्टर ऑफ कॉस्ट हमारा कितना है। तो जब हमारे पास फैक्टर कॉस्ट पता चल गया है, राइट, तो हम क्या करते हैं बेसिक प्राइस कैलकुलेट करते हैं। अब बेसिक प्राइस में क्या करते हैं हम, जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे आता है उसमें से जो प्रोडक्शन को लेके टैक्सेस लगे हैं या प्रोडक्शन को लेके जो सब्सिडीज मिली है उनका जब डिफरेंस हम निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारा बेसिक प्राइस पड़ा है एक प्रोड्यूसर को। तो जब प्रोड्यूसर को वो बेसिक प्राइस पड़ा है तो वो मार्केट में जाता है। अब जीडीपी जब मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें बोलते हैं कि जो जीडीपी एट बेसिक प्राइस आया है प्लस उसके ऊपर क्या टैक्सेस लगे हैं और हमें क्या टाइप की सब्सिडीज दी है, यानी कि पहले डायरेक्ट टैक्सेस था फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस था, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है। ओके देन कॉन्सेप्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी। अब जब मैं नॉमिनल और रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझता हूं तो यहां पे मेरे को ये चीज पता चलती है दैट एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए कि 2023 में 100 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे जिनकी प्राइस थी 10, यानी कि जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया दैट इज ₹1000। ओके देन 2024 में स्टिल 100 गुड्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं बट उनकी प्राइस हो गई है ₹12। तो इस बार जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया दैट इज ₹1200। तो अगर हम जीडीपी इसको कैलकुलेट करते हैं दैट इज ₹1000 पे, राइट। तो ₹1000 के कंपेयर में करें तो हाँ हमारा टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इंक्रीज हुआ है ₹200 से, बट क्या टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ? नहीं, जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है। सो दैट मीन्स कि जो जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है ना वो इसी तरीके से किया जाता है जिसके अंदर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करते हैं, राइट, उसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, राइट। वेरेस सॉरी उसको रियल जीडीपी का उसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, दिस इज नॉमिनल जीडीपी। वेरेस जो रियल जीडीपी है वो ये बता रहा है कि प्रोडक्शन उतना ही है और प्राइसेस भी उतनी है। यहां पे प्रोडक्शन उतना ही है और प्राइसेस बढ़ गया है, तो दैट मीन्स कि जीडीपी नहीं बढ़ा है हमारा, राइट। तो उसी तरीके से हम ये चीज समझते हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी ये होता है कि करंट प्राइसेस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है, जो इन्फ्लेशन इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। वेरेस रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया जाता है, यानी कि वो हटा दिया जाता है ताकि हमारे पास एक ट्रू इकोनॉमिक आउटपुट मिल सके। जैसे यहाँ पे एक ट्रू इकोनॉमिक आउटपुट क्या मिल रहा है कि हमारी वैल्यू अभी भी 1000 ही है, क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, राइट। अगर प्रोडक्शन बढ़ के ये बढ़ता सो दैट मीन्स हम उसको रियल जीडीपी कंसीडर करते, बट ये प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, इट्स जस्ट प्राइसेस यहाँ पे बढ़ी गई है। ओके सो इसके अकॉर्डिंगली रियल जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, इट इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू ₹100। ओके
नेक्स्ट आर देयर आर सेवरल चैलेंजेस कि हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं, जिसमें मेजर जैसे हमने देखा कि हमारे पास लार्ज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जो अनअकाउंटेड है, फॉर एग्जांपल स्ट्रीट वेंडर्स है या हाउस होल्ड वर्कर्स है ये। और जीडीपी में हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट का कॉस्ट नहीं कैलकुलेट किया जाता है, राइट। ये इग्नोर करता है कि एक प्रोडक्शन से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन कितना होता है। फॉर एग्जांपल जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है पंजाब में ड्यू टू इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ये एक इशू है वहाँ पे। देन थर्ड आ जाता है द इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, दैट मीन्स कि हम रियल जीडीपी को मेजर करने के लिए हमें एक्यूरेट इन्फ्लेशन डेटा चाहिए, तो वो हम कहीं ना कहीं कई बार लैग कर देते हैं। ओके, सो अगर हम इसका वे फॉरवर्ड समझते हैं तो वे फॉरवर्ड में मैं यही चीज़ कह सकता हूँ कि जो हमारा चैलेंज है, दीज आर द मेजर चैलेंजेस जो हमारे हैं। वेरेज जो फ्यूचर फोकस हमारे पास ये है कि वी हैव टू यूज़ मैट्रिक्स लाइक ग्रीन जीडीपी हमें यूज़ करना चाहिए, राइट, ताकि हम ये सारे ही लिमिटेशंस को करें, ताकि और ज़्यादा हम सस्टेनेबल ग्रोथ पे आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में लेके आए, right? So this is it from today's video. The coming video will be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.